औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास जो है हमारी वो है डेमो क्लास, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कोर्स की है। सही है, तो इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है। पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन सी मीडियम्स होंगे। ठीक है, इसमें होगा पोरिंग मीडियम, ठीक है, इसमें होगा टेक्सचर मीडियम, और इसके अंदर होगा हमारे पास ऑयल पेंट मीडियम, ठीक है, और इसमें होगा एक्रेलिक मीडियम। ठीक है, तो ये 4 मीडियम्स जो है वो हम लोगों ने इसमें अप्लाई करने हैं। और 5वां हमारे पास है गोल्ड लीफ, ठीक है, यानी कि सिल्वर लीफ जो होती है, फ्लैक्स जो होते हैं, उसके साथ काम करेंगे हम। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ हमने इस कोर्स में बनाया क्या है, जो कि जबकि ये कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड होगा, तो इसमें हम लोगों ने सारी पेंटिंग्स अभी ऑलरेडी यानी कि मतलब रिकॉर्ड करके रेडी करके रख दी हैं। ठीक है, सारी पेंटिंग्स तो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी कि इस कोर्स में किया क्या जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ है, सारी पेंटिंग्स की कल ही कंप्लीट हुई हैं, सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता करके। और आज जो है मैं आप लोग को इसका डेमो दे रही हूँ। तो फर्स्ट पेंटिंग ये है हमारी। सही है, इसको अगर मैं किस तरीके से दिखाऊँ, आप लोग अपना हाँ इस तरीके से ही देख लें कि ये ऐसे देख लें। चलें, ये आप लोगों की फ़र्स्ट पेंटिंग है, ठीक है, और ये है पोरिंग मीडियम। सही है, जो कि मैंने पोरिंग मीडियम आप लोगों ने, अगर आप लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो यानी कि पेंट के जब इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर उनका मोबाइल ऑटोमेटिकली, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उसमें आपके पास जो है वो इस तरह की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं कि आप यानी कि जो पेंटिंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता नहीं होता बस कि उस चीज़ को अप्लाई किस तरह करना है। तो मुझे भी काफ़ी बातों का पता नहीं था कि इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने उसके लिए फिर कोर्सेज़ किए। ठीक है, और कोर्सेज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे पता चल गया इस चीज़ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं अगर आप लोगों को सिल्वर लीफ और गोल्ड लीफ की मिसाल दूं, तो मुझे जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने का तरीका नहीं पता था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया और मेरी वो पेंटिंग पूरी की पूरी ज़ाया हो गई। और इसके ऊपर और बाकायदा मैंने एक पूरी 8 मिनट की अपनी क्लास भी बनाई है अपने बड़े कोर्स के अंदर। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि कोर्स करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो, आपको एक गाइडलाइन मिलती है, आपको एक टीचर जो है वो अपने तरीके से हर लिहाज से बताने की, समझाने की कोशिश करती है, और यहाँ तक कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को करेक्ट भी करवाती है टीचर। ठीक है, तो एक गाइडर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आपकी लाइफ में। अगर जैसे आप जो है वो अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्चे की अगर मैं मिसाल दूँ, तो उसको अगर आप जो है वो ऐसी किचन में छोड़ दो बच्ची को, जैसे 18 साल की 15 साल की बच्ची है कि जाओ तुम ये वाला काम कर दो, जब अब उसके सर पे कोई खड़ा होकर समझाने वाला नहीं होगा तो उसको कैसे पता होगा। ठीक है, मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैंने जब कुकिंग करना सीखी, ठीक है, ये एक मिसाल है, मैंने जब कुकिंग करना सीखी तो मुझे खड़े होकर साथ के सिखाने वाला कोई भी नहीं था, तो मैं तेज़ आंच पे पकाती थी सालन को, जिसकी वजह से वो जलता भी था, पक तो जाता था लेकिन काफ़ी जल भी जाता था। मतलब उसके जो है वो जैसे सालन के अंदर टमाटर प्याज होते हैं वो जैसे ख़राब यानी कि भुनते नहीं थे ना ठीक तरीके से। सही है, तो जब मैंने किसी ने मुझे खड़े होकर सिखाया साथ, तो मुझे पता लगा कि जो है वो आँच को तेज़ करके नहीं किया जाता। अब मैंने कुकिंग की मिसाल इसलिए दी है, इसकी वजह यह है कि आपकी लाइफ में एक गाइडर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मैंने सबसे ज़्यादा ये आसान मिसाल थी, खाना घर के सबके घरों में पकता होगा, सबसे आसान और सबसे यानी कि आम मिसाल है ये। ठीक है, मेरी नज़र में जो मैंने आप लोगों को खाने की दे दी है। ठीक है, तो इसीलिए अब जब हम लोग अपने वीडियोस देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कि पोरिंग की जा रही है, एक लिक्विड सा है, वो कलरफुल लिक्विड है, उसको बस डाल रहे हैं, उसको कैनवास को इस तरीके से टेढ़ा कर रहे हैं और वो खुद ब खुद जा रहा है, उसको किस तरीके से यानी कि इस तरह के मोटिव्स क्रिएट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई टीचर नहीं होगी तो आप लोग कैसे पता चलेगा कि ये आपने लिक्विड कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, आप जो है वो किस तरीके से अपने कैनवास के ऊपर उसको पोर कर सकते हैं, पोरिंग करने से पहले क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैनवास को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बाद में उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है।
एक एक चीज़ जो है वो फिर कोर्स में बताई जाएगी, सही है। तो अब पहले तो मैं आप लोगों को पोरिंग का बता रही थी कि इसके बैकग्राउंड पे मैंने पोरिंग की हुई है, ठीक है, जो कि ऐसी पोरिंग है कि मैंने ऊपर से डाला इसको और उसके बाद इसको ब्लो ड्रायर के साथ, और अगर जिनके पास ब्लो ड्रायर नहीं है तो फिर वो स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉ के साथ मैंने उसको फिर स्प्रेड करके दिखाया, सही है। तो उसके बाद फिर आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी एज इट इज़, इस तरह भी एज इट इज़ आप लोग अपनी पेंटिंग को जो है वो कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप समझे यहाँ पे कैलीग्राफी नहीं हुई है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, ये बन जाएगा एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। अब हमने इस एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के ऊपर इस्लामिक आयतों का, इस्लामिक वर्ड्स का जो है वो हमने टच दिया है, ठीक है। और ये टच कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ कि जिनको कलम के साथ और ब्रश के साथ कैलीग्राफी नहीं आती तो वो इस तरीके से, ये कलम के साथ भी नहीं हुई हुई और ये ब्रश के साथ भी नहीं हुई हुई, तो वो ऐसे कैलीग्राफी किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेंसिल आता है, उसके साथ मैंने ये काम करके दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको इन्हेंस करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे आप इस कैलीग्राफी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप ये एक तरीके से ये शेडो देख रहे होंगे कि ये इस तरीके का शेडो आ रहा है, ये पूरी कैलीग्राफी के सेंटर में, सॉरी साइडों पर है, ठीक है, सारी जगह पर है ये। अब आप लोग को देखें ये ब्लू कलर है, यहाँ पर आप लोग को ब्लैक कलर नज़र आ रहा होगा इसके किनारों पे, क्यों? क्योंकि ये मैंने इसको इन्हेंस किया है खुद ही। और ये देखिए ये हमारा अलिफ है, इसको यहाँ पर मैंने इन्हेंस किस तरह किया, शेडो देके। तो ये पूरी की पूरी ऑल ओवर कैलीग्राफी के ऊपर मैंने शेडो दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कैलीग्राफी हो गई है इन्हेंस, ठीक है। तो फिर आप ये देखें कि जिनको कैलीग्राफी नहीं आती उनके लिए भी ये कोर्स कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। यानी कि ये कोर्स बाकायदा ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको ना तो कैलीग्राफी आती हो, जिन्होंने ना तो पेंटिंग को कभी सीखा हो, ना पता हो उनके बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं, A to Z आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको ये एक बेसिक और बिगिनर लेवल का कोर्स दिया जा रहा है, जो कि टीन एज के बच्चे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं 12 से बड़े बच्चे देख सकते हैं, जो है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 12 साल से बड़े बच्चे, ठीक है। 12 साल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 साल के बच्चे थोड़े से छोटे हो जाते हैं ना, तो उनके हाथ में ज़रा सफाई नहीं आती। 12 साल के बच्चे जो है वो अगर अपनी मदर के साथ बैठ कर अगर काम करेंगी तो उनकी मदर उनको गाइड करेंगी, नहीं बेटा इस तरह नहीं, इस तरह करो, आपकी क्लास में आपको इस तरीके से गाइड किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यानी कि ये चीज़ हो जाएगी, बच्चे कर सकते हैं ये कोर्स, इस तरह मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो ये देखने में आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, जबकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बहुत ईजी तरीके से ये पूरी पेंटिंग रेडी की है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पेंटिंग के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि सबसे पहले फ़र्स्ट क्लास आप लोगों को क्या दी जाएगी, आप लोगों को दी जाएगी कलर मिक्सिंग एंड कलर थ्योरी की क्लास, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 5 कलर्स के साथ 23 कलर्स बनाना सिखाऊंगी मैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आप लोगों को 5 कलर के साथ सिर्फ और सिर्फ इतने सारे कलर्स बनाना सिखाऊंगी उस क्लास के अंदर, जिस क्लास में आप लोगों के फिर एक तो इसके बेनिफिट ये हो जाएंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 कलर्स ख़रीदेंगे, ठीक है, और उसमें फिर आप जो है वो 23 कलर्स बना पाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट हो गया इस क्लास का। दूसरा, फिर मैं आप लोग को जो एक और क्लास दी जाएगी वो होगी कलर थ्योरी की, जिसमें कलर फैमिली के बारे में बताया जाएगा, कौन सी कलर फैमिली होती है, इन कलर्स को क्या कहा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ मिसाल दूं तो इसमें होते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स, इसमें होते हैं अर्थ टोन्स, इसमें होते हैं वार्म कलर्स, इसमें होते हैं कूल कलर्स। तो ये सब कुछ उस कलर थ्योरी में बताया जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप एक कलर यानी कि रंगों के साथ खेलने वाला काम करते हो तो आपको जब कलर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्या फ़ायदा, है ना। सोचने की बात है ना ये। तो मेरी नज़र में ये क्लास इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना पेंटिंग करना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो कलर मिक्सिंग कलर थ्योरी की क्लास के बाद मैंने आप लोग को पोरिंग मीडियम सिखाना है, साथ में स्टेंसिलिंग सिखानी है जिससे कैलीग्राफी होगी, शेडो करना सिखाऊंगी, ठीक है, जिसको हम लोग कलर वॉश भी कहते हैं, शेडो देना भी सीखते हैं, ठीक है। कैनवस प्रिपेयर करना, कैनवस को जो है वो प्रोटेक्ट करना, वो सब भी सिखाया जाएगा स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है, कि आप अपनी कैलीग्राफी को किस तरीके से पेंटिंग को कैसे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी पेंटिंग हमारी ये वाली है, ये भी पोरिंग मीडियम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने एक्रेलिक पोरिंग मीडियम यूज़ किया हुआ है। अब वो वाली कैलीग्राफी आप भी देख सकते हैं कि ये मैंने ब्लो ड्रायर के साथ किया था सब कुछ इसमें, ठीक है, लेकिन ये वाली कैलीग्राफी ब्लो ड्रायर के साथ नहीं है, इसकी मैंने फ्लोरल टेक्निक की है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कलियाँ सी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है ना, यानी कि अगर गौर करो तो
देखिए इसमें कलर्स कितने प्यारे हैं, 2 से 3 टोन्स हैं, वाइट है, सी ग्रीन है, यानी कि इसको थैलो ग्रीन कहते हैं, ये थैलो ब्लू है, थैलो ग्रीन है, इस तरह के हमारे पास सारे टोन्स हैं। और हमारे पास स्काई ब्लू है, इस तरह के टोन्स हैं हमारे पास। और ये हमने कैलीग्राफी भी हमने एक टेक्निक से की है, ठीक है, वो टेक्निक जो कि जिनको कैलीग्राफी नहीं आती वो। अदरवाइज़ अगर आप लोग इस तरह के कैनवस को सिर्फ़ और सिर्फ इस पोरिंग मीडियम के साथ ही फ्रेम करते हैं तो ये तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है, विदाउट कैलीग्राफी के। तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के ऊपर ज़रा सा कैलीग्राफी का टच, ठीक है, वो भी एक टेक्निक के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को इस पेंटिंग में सिखाया हुआ है। फिर मेरे पास आ जाती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल की पेंटिंग, वो है पैलेट नाइफ के स्ट्रोक्स, ठीक है। अब आप लोग ये देखें, इस पर लिखा हुआ है कभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है। अच्छा, ये किसका स्टाइल है? ये है सफ़ीउल्लाह नफ़ीसी, एक आर्टिस्ट हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, ये उनका स्टाइल है, उन्होंने ये स्टाइल जो है वो दरियाफ़्त किया, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसमें जो है वो आपको कलर्स किस तरीके से मर्ज हो रहे हैं आपस में। कहीं पर ऑरेंज आ रहा है, कहीं पे पर्पल आ रहा है, कहीं पे ब्लैक आ रहा है, कहीं पे येलो आ रहा है, कहीं पे पिंक आ रहा है। कितने खूबसूरत कलर्स हैं ना। तो ये जिस तरीके से आपके कलर्स जो है वो इसमें आ रहे हैं, तो ये किस तरीके से, ये एक पैलेट नाइफ स्ट्रोक टेक्निक है, ठीक है। पैलेट नाइफ होती है हमारे पास, हम उससे जो है वो स्ट्रोक्स देते हैं, ठीक है। तो पैलेट नाइफ स्ट्रोक के साथ जो है वो हम लोगों ने इस कैनवस को रेडी किया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एब्स्ट्रैक्ट लुक देता है। अगर आप लोग इस कैलीग्राफी को सिर्फ हटाएं तो फिर आप लोग इस तरह के शेड्स देखें इसके, ये जो हैं स्ट्रोक्स हैं, ये आप लोगों को, अगर आप लोग विदाउट कैलीग्राफी की भी इसको फ्रेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। एक बहुत ही यानी कि मतलब ज़बरदस्त लगती है पेंटिंग, ठीक है। और जो सफ़ीउल्लाह नफ़ीसी साहब की जो पेंटिंग है वो जिस तरीके से की जाती है, उनकी जो टेक्निक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा फोकस करके। आप लोग को यहाँ पर मुझे जो है वो एक सेकेंड, मुझे पेंटिंग को थोड़ा सा खोल के दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रोक्स है ना इसके, या आप लोग इसके स्ट्रोक्स देख सकते हैं कि ये कैसे कैलीग्राफी हुई हुई है, ठीक है। आप लोग देखें इन स्ट्रोक्स की सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात पता है क्या है? एक ये बात है इसमें कि ये जो स्ट्रोक के अंदर इसका बैकग्राउंड का कलर आता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें इस तरीके से, नीचे इसके नीचे पर्पल था तो ये पर्पल कलर आ रहा है इसके ऊपर, इसके नीचे जो है वो रेड ऑरेंज जैसा कलर था, इसके ऊपर रेड ऑरेंज आ रहा है, इसके नीचे पर्पल था, इसके ऊपर पर्पल आ रहा है, और इसके नीचे ब्लैक था, इसके नीचे ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो इन स्ट्रोक्स की सबसे ज़्यादा खूबसूरती इस चीज़ में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही पेंटिंग बनती है। सफ़ीउल्लाह नफ़ीसी साहब की पेंटिंग है, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, सही है। ये ऑल ओवर पेंटिंग का लुक है, जो कि जिनको कलम यूज़ करना आता है वो इस पेंटिंग को बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शर्त ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ब्रश यूज़ करना आता हो, आपको बस कलम यूज़ करना हो तो आप बना सकते हैं। अगर आपको कलम यूज़ करना नहीं आता तो भी कोई मसला नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इसका बना लें, ठीक है, तो भी आप इसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आती है इस तरह की पेंटिंग्स, ठीक है। मैंने इसमें बनाई है तस्बीह। अब देखें कि ये मैंने बनाया है सुभान अल्लाह, ये है और ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और ये अल्लाह अकबर, सही है। तो इस पेंटिंग का मैं आपको थोड़ा सा डेमो देती हूँ कि इस पेंटिंग में क्या चीज़ नहीं है। इसमें है टेक्सचर आर्ट, ठीक है, ये देखें, ये उभरा हुआ आर्ट है। आप लोग को बाकायदा करीब से भी मैं दिखाती हूँ किस तरीके का ये उभरा हुआ आर्ट होता है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इस मीडियम को, ठीक है। ये टेक्सचर मीडियम है
और इसमें पेंटिंग में यानी कि बैकग्राउंड देखें बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हमने पेंटिंग को बनाया है, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड है। और प्लेन बैकग्राउंड किस तरीके से दिया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा इसमें, सही है। उसकी भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेन बैकग्राउंड है तो फिर ये बहुत आसान होगा। इसकी भी 1 से 2 टेक्निक्स होती हैं, यानी कि टेक्निक से मुराद कि इसमें ये जो सफाई आ रही है इतनी ज़्यादा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि स्ट्रोक्स के जो वो ब्रश के जो स्ट्रोक्स होते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे, इसकी अपनी वजह होती है, ठीक है। तो आप लोगों को हर चीज़ के बारे में इस तरीके से गाइड किया जाएगा। और ये कैलीग्राफी भी उन्हीं के लिए है जिनको कैलीग्राफी नहीं आती, ठीक है। वो किस तरीके से इस तरह की कैलीग्राफी कर सकते हैं। यानी कि ये मैंने किया तो ब्रश के साथ है काम, लेकिन आप लोग जो है वो इसको डबल पेंसिल के साथ भी काम कर सकते हैं। मैंने इसमें डबल पेंसिल करना सिखाई है। और एक और क्या, आप लोग अगर डबल पेंसिल करना चाहते हैं डबल पेंसिल के साथ काम करें। आप लोग स्टेंसिल्स यूज़ करना चाहते हैं स्टेंसिल्स यूज़ करें। आप लोग अगर जो है वो तीसरी टेक्निक जो है मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रीन वाली पेंटिंग में बताया था, वो वही टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं। 3 टेक्निक्स जो है वो इसमें बताई है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स जो है आप लोग कर सकते हैं अप्लाई कैलीग्राफी करने के लिए, सही है। और जिनको आती है वो ब्रश के साथ करें, ठीक है। और इसमें आप लोग को ये कुछ चमकता हुआ देख रहे हैं, ये जो चमकती हुई चीज़ है या ये होता है सिल्वर फॉइल, ठीक है। गोल्ड लीव होता है, सिल्वर लीव होता है, इसको फॉइल्स भी कहते हैं, इसको फ्लैक्स भी कहते हैं, इसको मतलब सिर्फ ये वो चीज़ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और यानी कि जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ और ज़्यादा डीपली, कि जो आप लोग जो है स्वीट्स लेने के लिए जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं आप लोग, तो उसके ऊपर आप लोगों ने बर्फ़ी के ऊपर देखा होगा चांदनी के वर्क लगे होते हैं, तो ये वही है। इसको हम यूज़ करना सिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। क्या टाइमिंग होती है इसको यानी कि यूज़ करने के बाद इसकी टाइमिंग भी एक प्रॉपर होती है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। और ये कितना सेंसिटिव है, इसको किस तरीके से आप लोग जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना इसका ख्याल रखना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। कि आप लोग जो है वो टाइमिंग का ख्याल रखें, इसके सेंसिटिव होने के ख्याल रखें और इसको प्रोटेक्ट करने का भी ख्याल रखें। और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, जो चीज़ यूज़ की जाती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को दूसरी पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग यानी कि अभी जैसे ये प्लेन पेंटिंग है और इसके ऊपर गोल्ड लीव हुआ हुआ है, तो गोल्ड लीव और सिल्वर लीव वाली जो पेंटिंग्स होती हैं उसके लिए आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरी पेंटिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब कुछ यानी कि लास्ट लेयर जो हम लोगों को लास्ट प्रोसेस जो हमारा होता है इसको प्रोटेक्ट करने का, मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है, ठीक है, कोर्स में। इसके अलावा हमारे पास आखिरी पेंटिंग है ये वाली, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्रिस क्रॉस स्ट्रोक सिखाया हुआ है, ठीक है। क्रिस क्रॉस स्ट्रोक किस तरीके से होता है वो ये देखें, ऐसे ऐसे करके स्ट्रोक्स होते हैं। अब आप लोग इस चीज़ को गौर करें कि कहाँ पर आप लोगों का ब्राउन ख़त्म हुआ, कहाँ ऑरेंज रेड ख़त्म हुआ, कहाँ पर येलो ख़त्म हुआ। आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ये एक तरीके से शेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे से डार्कर टोन स्टार्ट हुआ, ऊपर जाते जाते लाइटर और उससे ज़्यादा जो है वो लाइटर टोन, पहले डार्कर टोन फिर मिड टोन फिर लाइट टोन, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग को सिखाई जाएगी कि कैसे आप लोगों को जो है वो क्रिस क्रॉस स्ट्रोक के साथ ब्लेंडिंग करना सिखाया जाता है, सही है। और 3 टोन्स बनाना सिखाए जाते हैं, सही है। आप लोग का कौन सा स्ट्रोक अभी मैं आप लोग को अगर बताऊं तो ये आप लोग देखिए नून इसका देखें, ये एक बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, इसकी बॉर्डर लाइन है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि ये मर्ज हुआ हुआ है, कहीं मर्ज तो नहीं हुआ हुआ ना। अब इसमें कोई बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है कि ब्राउन कहाँ ख़त्म हुआ। अब इसकी अगर आप मैं इसको मिसाल दूँ ये मीनार की, तो आपको इसकी बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है ना कि ये इसकी बॉर्डर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, ठीक है। इसकी कोई बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, ब्राउन पेंट की कोई बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, कोई बॉर्डर लाइन नज़र नहीं आई ना कि ब्राउन पेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, उसके बाद मिड टोन फिर लाइट टोन कहाँ ख़त्म हुआ, कहीं पर आपको बॉर्डर लाइन नज़र नहीं आ रही। तो ये इस तरह का शेडिंग इफ़ेक्ट और 3 टोन्स का इफ़ेक्ट जो है वो आप इस तरीके से दे सकते हैं क्रिस क्रॉस स्ट्रोक के ज़रिए, सही है। और वो किस तरीके से देना होता है उसकी भी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट कलर बनाना सिखाया कि आप लोग जब यानी कि बिल्कुल एक मैट कलर बनाना चाहते हैं जिसके नीचे ट्रांसपेरेंसी नज़र ना आए, मतलब बिल्कुल ऐसा हो, तो वो पेंट अलग होता है। देखें इस तरीके से ये पेंट जो है वो इसमें नीचे का बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें नीचे का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसमें नीचे का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसमें नीचे का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एक और इसमें लेसन जिसमें आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी और सब कुछ बताया जाएगा। इसके अलावा कि 3D लुक कैसे दिया जाता है। 3D लुक जो है वो यानी कि 3D लुक से मुराद अभी मैं आपको बताऊं तो ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये दूर है। अगर मैं यहाँ पर टच करूँ, सबर मैं 1 सेकेंड में यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर टच करती हूँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पर टच करूँ तो मेरा हाथ ब्लर हो जाएगा,
यहाँ पे देखें ये ब्लर नहीं, अभी ये हाथ ब्लर हो, अभी ये हाथ मेरा नज़र आ रहा है, अभी ये ब्लर हो गया, अभी ये नज़र आ रहा है ना। तो ये इसको कहते हैं हम 3D। यानी कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर ये आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आगे आपके पहाड़ हैं और दरख्त हैं, ठीक है। तो पहले जो दरख्त होंगे जो आपके करीब होंगे वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। फिर उसके बाद वाले दरख्त आपको थोड़े से धुंधले कलर के हो जाएंगे, ठीक है, सैचुरेशन कम हो जाएगी उसके अंदर उस कलर में, ठीक है। अब उसके बाद वाले जो दरख्त होंगे वो आप लोग को और धुंधले हो जाएंगे। आपको पता होगा दरख्त हैं, लेकिन ये पता होगा दूर हैं और धुंधले भी हैं, और उसके बाद वाले कैसे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की इस चीज़ में 3D में बताई जाती है कि ये चीज़ है, यानी कि आपको मीनारात में भी बताया जाएगा और कैलीग्राफी में भी। अब आप ये देखें, आपकी जो मेन कैलीग्राफी है वो वाइट कलर की है ना। तो इसके बैकग्राउंड में क्या नज़र आ रहा है, ये सब, ये इसकी 3D लुक है, ठीक है। 3D लुक कैसे है कि इसके दूर दूर भी कैलीग्राफी इस तरीके से जा रही है। सबसे नीचे ब्राउन कलर की कैलीग्राफी है, उसके ऊपर रेड कलर की कैलीग्राफी है, उसके बाद इसके ऊपर वाइट कलर की कैलीग्राफी, मेन कैलीग्राफी है, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आप लोगों को फिर बताया जाएगा इस कोर्स के अंदर। आई थिंक आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को ज्वाइन करने की। जिनको कैलीग्राफी आती है उनके लिए भी, और जिनको नहीं आती उनके लिए भी। आप लोग अपने बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर, जो पेंटिंग के काम में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और आप या फिर आप लोग रखते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी क्रिएटिव हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है। वो फिर किसी ख़राब चीज़ से भी जो है वो बहुत ज़्यादा काम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपको कलर मिक्सिंग, कलर थ्योरी की क्लास से बेनिफिट क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 पेंट की ट्यूब के साथ 23 पेंट्स बना सकते हैं, 23 पेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, ये जो टेक्सचर पेस्ट यूज़ हुआ हुआ है ना, ये मैं आप लोग को होममेड बनाना सिखाऊंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम 100 ग्राम टेक्सचर पेस्ट आप लोगों को मिलेगा 500 550 का। तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि ये कितना एक्सपेंसिव है ना। आप लोग इसको लेंगे, एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, आप लोग बहुत बचा बचा के यूज़ करेंगे। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका कितना ख़र्चा होगा, 600 रुपये का ख़र्चा होगा, और आप तकरीबन 2 किलो से भी ज़्यादा आप लोग जो है वो उससे बना सकते हैं 600 के ख़र्चे में। तो 500 ग्राम कहाँ और 2 किलो किधर, ठीक है। तो आप ख़ुद सोचें कि इस टेक्सचर पेस्ट को बनाने के लिए आपको कितना फ़ायदा है, ठीक है। इसका दूसरा बेनिफिट ये था। तीसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें जो हमने जो आपको पोरिंग मीडियम दिखाया है कि इस तरीके से हमने पोरिंग मीडियम यानी कि यूज़ करना होता है, और हम लोग एक्रेलिक पोरिंग की जो है वो हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है, पेंटिंग बनाते हैं, सॉरी। तो इसमें जो फ्लूइड यूज़ होता है, इसमें जो लिक्विड यूज़ होता है, वो लिक्विड सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर मिलता है मार्केट में 1100 तक का, ठीक है, जिसकी डिलीवरी चार्जेस आपको ज़ाहिर सी बात है 200 या 250 देने होंगे। तो इसी तरह आपको फिर वो लिक्विड मैं घर में बनाना सिखाऊंगी इस कोर्स के अंदर। तीसरा बेनिफिट ये है, और वो कितने तक का बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 1 लीटर पोरिंग मीडियम सिर्फ़ और सिर्फ आपका बनेगा तकरीबन 400 के अंदर। अब आप मुझे ख़ुद बताएं, बल्कि 1 लीटर से भी ज़्यादा होगा वो। अच्छा, अब आप मुझे ख़ुद बताएं कि क्या ये 3 बेनिफिट्स कम नहीं है इस कोर्स के लिए। आपको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दी जा रही है और आपको इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाना सिखाई जा रही हैं, तो मेरे ख़्याल से तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को अगर हाथ से जाने दिया तो फिर बस आप लोग का यानी कि नुकसान ही है एक तरीके से। जिन लोगों ने नहीं सीखने का सोचा, जिन्होंने यानी कि सोचा कि चलो छोड़ो क्या ये वो सब कुछ, गाइडेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जितनी ज़्यादा आप लोगों को मैंने मिसाल दी किचन की, ठीक है, कि आप जो है वो मैंने जब खाना बनाना सीखा तो मैं गलत बनाती थी। जब मुझे किसी ने खड़े होकर थोड़ा सा गाइड किया तो मैं अब ठीक बनाती हूँ। मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कितने टाइम में, इसको क्या टाइम किस चीज़ को देना होता है, मुझे कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ किस चीज़ की वजह से ख़राब हो सकती है, किस चीज़ का किस चीज़ के ऊपर क्या असरअंदाज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कोर्स करने के बाद आपको फ़ायदा देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब हमारा कोर्स ख़त्म भी हो जाता है तो भी हम अपने स्टूडेंट्स को अपने कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, यानी कि कोर्स में जो सिखाया गया है उससे रिलेटेड अगर बाद में भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने ये गलती की होगी जिसकी वजह से आपकी ये गलती हुई, ठीक है, आपने ये यानी कि काम कर दिया, गलत काम कर दिया, तो हम आपको बाद में भी गाइड करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन कोर्स की ड्यूरेशन में आपने पेंटिंग सबमिट करवाई तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा होगा, आसानी इस बात से होगी, ज़्यादा आप लोग फ़ायदेमंद रहेंगे कि टीचर जो है वो ज़ाहिर सी बात है पाबंद रहती हैं,
ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं फिर पाबंद रहूँगी कि 1 महीने का ड्यूरेशन का ये कोर्स है, मैंने इसमें अपने स्टूडेंट्स को फुल कंसंट्रेशन देनी है। कहीं पर गलती हो वो बताऊँगी, कहीं पर नहीं है वो समझाऊँगी, कहीं पे अच्छा काम कर रहे हैं अप्रिशिएट करूँगी, कहीं पे गलत काम कर रहे हैं करेक्ट करवाऊँगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा मेरा कंसंट्रेशन जो है वो अपने स्टूडेंट्स पर होगा, सही है। लेकिन जब आप ड्यूरेशन के बाद फिर पूछते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारा इतना ज़्यादा हमारा फिर यानी कि वो नहीं रह पाता, कांटेक्ट नहीं रह पाता। स्टूडेंट्स जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे कोर्सेज़ आगे चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है। तो हमें फिर अपने जिन्होंने फ़ीस दी है, हमें जिनका ड्यूरेशन जिस टाइम पे चल रहा होगा उनको ज़्यादा हम जो है वो अपना फ़ोकस देंगे ना, ठीक है। तो कहने का बस ये मकसद है कि ड्यूरेशन के अंदर ही सारा काम सबमिट करवाएं और जितनी गलतियाँ हों वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़कियाँ ड्यूरेशन के बाद फिर काम कर रही हैं तो उनको फिर ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, एक हद तक मिलेगी, ठीक है। बाकी ये है कि अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करके बहुत मज़ा आना है। और बाकी आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के ऊपर नंबर जो दिया हुआ है उस नंबर पे कांटेक्ट करें। और इसके अलावा जो है वो जो आप लोग को रिकॉर्डिंग लिंक के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जो है वो आप कांटेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन इसकी और लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।